हाय गाइस, जय श्री राधे। मेरा नाम, जैसा आप सब जानते हैं कि मेरा नाम एकता है और मैं यहाँ आप सबके साथ में अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ। बट आज मैं प्रेगनेंसी पे बात नहीं करूँगी। आज मैं आपको वियतनाम एयरलाइंस के कुछ स्कैम्स के बारे में बताऊँगी जो मेरे साथ हुआ। एक्चुअली जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने अपनी मम्मी को यहाँ बुलाने का सोचा, इंडोनेशिया में अपने पास जकार्ता में, जहाँ मैं अभी रहती हूँ। तो हमने सोचा कि जब मम्मी आ रही है तो वैसे हर बार हम लोग सिंगापुर एयरलाइन यूज़ करते हैं, विच इज़ द बेस्ट एयरलाइंस। बट दिस टाइम क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और क्रेविंग्स थोड़े ज़्यादा थे और मैं इंडिया का खाना थोड़ा मिस कर रही थी, तो मैंने अपनी मम्मी के लिए वियतनाम एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक की, जिसमें आपको 40 केजी अलाउ होता है। 40 केजी प्लस 7 केजी आपका कैबिन बैगेज, तो अप्रॉक्स आपका हो जाता है 47 केजी। लेकिन आजकल एयरलाइन वालों ने कुछ नया पंगा शुरू किया है। उसको लेकर मैंने अपने घर वालों को पहले ही आगाह कर दिया था कि आप लोग इतना ज़्यादा सामान ना लें। अगर 40 है तो 39 पैक करें, अगर 7 हैंड बैगेज है तो आप उसको 6 रखें। दिल्ली से जब फ्लाइट चली, वहाँ पे सब कुछ उन लोगों ने चेक किया, वेट चेक किया, सब कुछ अच्छे से हो गया। पहले जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे तो हमने मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी सीनियर सिटीजन है, तो हमने उनके लिए व्हील चेयर पूछा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वियतनाम एयरलाइंस किसी को भी व्हील चेयर प्रोवाइड नहीं करवाते, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि सीनियर सिटीजन को भी आप ऐसी कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। सेकंड कि जब वहाँ पर जब मम्मी की एयरलाइंस वहाँ पहुँची वियतनाम में, तो उनका हॉल्ट था 3 घंटे का, जो कि तो वहाँ का जो स्टाफ था उन लोगों से, मतलब इतना रूड स्टाफ था कि उन लोगों से जब मेरी मम्मी ने गेट नंबर पूछा कि किस गेट पर जाके जकार्ता की फ़्लाइट जाएगी, कहाँ से जाना है, बिकॉज़ उनको इंग्लिश नहीं आती है। वियतनामीज़ जो कैरेक्टर है वो बहुत ही रूड है। जब आपको सीनियर सिटीज़न के लिए आप कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको भाषा की प्रॉब्लम है, वो कैसे ट्रैवल करेंगे? आपको वहाँ अपना कोई बंदा रखना चाहिए जिसकी वो हेल्प कर सके। किसी ने कोई हेल्प नहीं की। 3 से 4 बार मम्मी इन्फॉर्मेशन से गेट पूछ रही है, सब जगह पूछ रही है कि किस गेट से जा रही है, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। ऐसे इस टेंशन में वो इधर-उधर पूरा घूम रही है। उसके बाद में जब किसी एक इंडियन ने वहाँ पर देखा कि आंटी आप बहुत परेशान हैं, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? उन्होंने हेल्प किया। उन्होंने जाके थोड़ा-सा मतलब थोड़ा उनसे बात की, थोड़ा-सा तेज़ आवाज़ में, कि आप क्या कर रहे हैं? वो एक लेडी इधर से उधर घूम रही है, आप उनको एक राइट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि किस गेट पे जाना है, तो वो वहाँ जाके अपना रेस्ट कर लेंगी। तो उन्होंने जिस गेट पे से वो 3 बार मम्मी को लौटा चुके थे, सेम उसी गेट पर ही जकार्ता की फ्लाइट को जाना था। ठीक है, वहाँ तक सब ठीक था। उसके बाद जब फ्लाइट में हम चढ़ते हैं तो दोबारा से चेक इन होता है। आपका जो सामान है वो दोबारा सॉरी, प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है बार-बार। तो जब आप फ्लाइट में चढ़ेंगे तो वो आपका दोबारा सामान को चेक इन की प्रोसेस में डालेंगे। उसमें वहाँ पर जो कैबिन बैगेज दिल्ली से 7 केजी का चढ़ा था, वहाँ पर उन लोगों ने वो क्लेम किया कि आपका कैबिन बैगेज 13 केजी है। कैसे पॉसिबल है कि आप ही के स्टाफ ने 7 केजी 6.5 केजी वहाँ पर करा है और यहाँ पर आके वियतनाम में आके वो 13 केजी कैसे हो सकता है? पहला पॉइंट। दूसरा कि जब मम्मी ने बोला कि नहीं है, तो उन्होंने मम्मी को पे करने के लिए फ़ोर्स किया कि आपको पे करना पड़ेगा। मम्मी के पास में इंटरनेशनल करेंसी नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने फ़ोर्स किया कि या तो आपको डॉलर्स में पे करना है या फिर वियतनामीज़ डोंग में पे करना है। मेरी मम्मी ने उनको ऑफ़र किया कि मेरे पास इंडियन मनी है, मैं इंडियन मनी में पे कर सकती हूँ, बट उन्होंने उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। ओके, वो भी कोई बात नहीं। जब मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा ये 13 किलो का सामान बता रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो वो मम्मी को चिल्ला कर बात कर रहे थे और उनसे बोल रहे थे कि आपको पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। मैंने उनसे फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही मुझसे बात की। लेकिन वो बार-बार, इवन उन्होंने मेरी मम्मी, जो आप जैकेट पहन के चलते हो ठंड में, दिल्ली में ठंड थी, वहाँ से वो जैकेट और शॉल लेकर आई थी। जब मेरी मम्मी मशीन क्रॉस करी तो उन्होंने वो स्वेटर और जैकेट उतरवा दिए, बट बाकी और किसी के साथ ये नहीं हुआ। बस सिर्फ़ उनके साथ हुआ, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो ढंग से बात नहीं कर पा रही थी, उनका कॉन्फिडेंस लो था, अकेले ट्रैवल कर रही थी। तो उन्होंने ये चीज़ देख लिया उनके फेस पे। उसके बाद जब जब सामान उन्होंने फ़ोर्स किया कि आपको पे करना पड़ेगा, बट क्योंकि हम वियतनामीज़ है नहीं और यूएस डॉलर भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है उनके पास में, तो उसके बाद में उन्होंने फ़ोर्स किया कि आपको अपने कपड़े फेंकने पड़ेंगे। मेरी मम्मी ने अपने 7 से 8 जोड़े कपड़े उसमें से निकाले और बाहर रख रही है कि मैं चेक करती हूँ कितना वेट होता है, अगर कम हुआ तो मैं दोबारा इसमें ऐड ऑन कर लूँगी, जैसा बताया उन्होंने। उन्होंने कपड़े वो साइड में निकाल के रखे हैं, इतने में कोई एक लेडी दौड़कर उन कपड़ों को उठा के ले गई। यूजुअली जब आप किसी में भी ट्रैवल करते हो और आपका कोई भी ऐसा सामान होता है जो अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ का स्टाफ सबसे पहले उस सामान को डस्टबिन में डाल देता है। लेकिन हमारे साथ में, मम्मी के साथ में वो नहीं हुआ, ना उनको डस्टबिन में डालने का अलाउ किया। इवन उन्होंने उनको बोला कि आप ये कपड़े यहाँ मत रखो, साइड में रखो। जैसे ही उन्होंने वो कपड़े साइड में रखे, वहाँ से एक लेडी आई, उठा के उन सारे कपड़ों को ले गई। उसके बाद भी उन्होंने मम्मी को फ़ोर्स किया कि अभी भी ज़्यादा है और आप उसको पे कीजिए। उसके बाद जब उनका इतना मन नहीं भरा तो उन्होंने चेक इन करते हुए मेरी मम्मी का बोर्डिंग पास छिपा लिया और उनको बोला कि आप अपना बोर्डिंग पास लेकर आओ। आधे घंटे तक मेरी माँ वहाँ पर अपना बोर्डिंग पास खोज रही है, जो कि उनमें से ही किसी एक स्टाफ ने छिपाया हुआ है। खोज रही है बोर्डिंग पास, थोड़ा घबरा गई कि मैं फ़्लाइट कैसे लूँगी, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, फिर इसके बाद मतलब वो कब फ़्लाइट है, दूसरी कौन-सी फ़्लाइट है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, भाषा नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे करूँगी? तो उनका पूरा हैरेसमेंट करके, उनको मेंटली पूरा तोड़ करके, जब फ़्लाइट में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, उस टाइम पे उन्होंने मम्मी का बोर्डिंग पास वापस किया और उनको बोला कि अब आप जाओ। मतलब ये समझ नहीं आया कि अगर सामान ज़्यादा था, तो वो सडनली 5 मिनट पहले कैसे वो एकदम से सही हो गया? जब सामान ज़्यादा था, तो वो एकदम से 5 मिनट पहले कैसे ठीक हो गया? और जो हमने सामान निकाल कर फेंका, वो डस्टबिन के बजाय वो स्टाफ का कोई मेंबर ले गया और वहाँ पे 3 से 4 स्टाफ मिलकर, और सारी लड़कियाँ, सब औरतें थीं, सब मिलकर हँस रहे हैं उन पर, मेरी मम्मी पर। मतलब उनको दिख रहा है कि ये लोग हँस रहे हैं, हँस-हँस कर बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद में जब उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया और उसके बाद ना उन्होंने सामान का वेट चेक किया कि सामान 6-7 किलो से और कम है या ऊपर है या ज़्यादा है। उन्होंने कपड़े निकलवाए, 8 से 9 जोड़ी मम्मी ने कपड़े निकाले और उसमें उन्होंने बोला कि 13 केजी वेट था। उसके बाद उन्होंने ना बैग चेक किया, 5 मिनट पहले, फ्लाइट के उड़ने से 5 मिनट पहले बोर्डिंग पास दिया और उनको बोला कि अब आप जाइए। तो मम्मी उसी में खुश थी कि एटलीस्ट मुझे जाने दे रहे हैं, मुझे पकड़ के नहीं बिठाया या जो भी चीज़ है। और उनकी जो हरकतें हैं वो यहाँ नहीं रुकी हैं। उसके बाद जब मम्मी जकार्ता लैंड कर गई है, उसके बाद उनका जो दिल्ली की जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, दिल्ली टू वियतनाम, वियतनाम में उनका जो लगेज है, 40 केजी के जो 2 लगेज ट्रॉली बैग हैं, वो आए ही नहीं।
वो चढ़ाए ही नहीं गए, क्योंकि बोर्डिंग पास की एंट्री ही इतनी लेट की थी कि वो समय ही नहीं मिला उनको चढ़ाने के लिए। ये पूरी तरीके से इंटेंशनली टारगेट करके किया गया। ऐसा नहीं है कि उनकी मम्मी से कोई पर्सनली दुश्मनी थी, दुश्मनी इंडियंस, मुझे नहीं पता दुश्मनी है या जो भी है, बट आई डोंट नो उनको इंडियन पसंद नहीं होंगे या इंडियन देख के उन्होंने किया या ओल्ड लेडी देख के किया, कुछ भी किया, लेकिन ये हुआ है। के बाद में हम यहाँ पर जब फ्लाइट लैंड कर गई, इंडोनेशिया के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वेलकमिंग हैं और बहुत स्माइलिंग लोग हैं, हेल्पफुल हैं। तो हम पूरा 3 घंटा वेट करते रहे कि सामान, बाद में पता चला कि सामान आया ही नहीं है। हमने लॉस्ट एंड फाउंड में जाके रिपोर्ट लिखवाई अपनी। उसके बाद हमारा जो सामान है 3 दिन के बाद हमारे पास आज पहुँचा है। जो फ़्लाइट में हैरेसमेंट किया वो अलग, लगेज के साथ जो हुआ वो अलग। और फ्लाइट में एक्सपीरियंस ये था कि दिल्ली टू वियतनाम की जो फ़्लाइट थी उसमें पानी 4 बार मांगा तब भी नहीं दिया। एक बार आपका खाना आपको पे करना पड़ता है बुक करने से पहले, तो वो खाना आपका पेड होता है, तो वो खाना दिया, उसके साथ में पानी की बॉटल भी होती है, वो पानी की बॉटल दी, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़राब था। मुझे नहीं पता आप सबका कैसा था, हो सकता है बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो, बट अगर वियतनाम फ्लाइट से, अगर वियतनाम एयरलाइन से कोई भी सीनियर सिटीजन ट्रैवल कर रहा है तो पहली कोशिश कीजिए कि कोई ना करे, और अगर कोई करे तो किसी की निगरानी में करे, क्योंकि ये सारे केसेस वहाँ पर बहुत हो रहे हैं। 2-3 लोगों ने और अपना कंप्लेन बताया कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन सबके साथ नहीं है ऐसा। आई डोंट नो वो किसके साथ करें किसके साथ नहीं करें। इस बार उनका टारगेट मेरी मम्मी बन गई, बट हाँ काफ़ी सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है। तो प्लीज़ आप वियतनाम एयरलाइन से थोड़ा बच के, थोड़ा सावधान लेकर ट्रैवल कीजिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई उनके साथ ऐसा कर रहा है, कोई मतलब को ओपनली, मतलब इतने सारे लोग जा रहे हैं, कोई उसको नहीं बोल रहा कि आप जैकेट उतार करके फिर आप स्कैन मशीन में से निकलो, बट कोई किसी लेडी को बोल रहा है कि आप स्वेटर और शॉल उतार करके आप स्कैन मशीन से निकलो। उससे पहले भी मेरी मम्मी कई बार ट्रैवल करी है, थाई से, मलेशियन से, सिंगापुर एयरलाइन से, जिसमें कभी भी आपका ड्रेस, आई मीन आप जो ओवरकोट कैरी करते हो या जो लेयर कैरी करते हो, उसको कभी भी उतरवा कर किसी ने चेकिंग नहीं करवाई है। ये फर्स्ट टाइम था, मैंने भी इतनी जगह ट्रैवल की, मेरे साथ में भी कभी नहीं हुआ ये। तो ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि होपफुली आप सबके साथ में ऐसा कुछ भी ना हो, आप सब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ना करें, आपके पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन्स जो भी हैं वो सब सही से अच्छे एक्सपीरियंस के साथ अपने अपने बच्चों के पास या कहीं घूमने आराम से पहुँचें। बस वियतनाम के इसी धोखाधड़ी और फ्रॉड से बचे रहिए। ये वीडियो बनाने का बस एक यही मकसद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।